बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। एक शेर है बड़ा खूब और गालिब का है कि जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो राख अब जस्तजू क्या है। बात तो ऐसी ही है, इससे कि इंसान जो है और हज़रत इंसान एक दूसरे के ऊपर हमेशा से ऐसे जुल्म ढाते चले आए कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। और उसमें दिलों के ऊपर जो जुल्म ढाए जाते हैं, जिस तरह से तशद्दुद किया जाता है जज्बाती तौर पे, जिस तरह से अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से, जिस तरह से अपनी हरकतों के ज़रिए से किसी भी इंसान को अजियत का, तकलीफ़ का, दुख का शिकार किया जाता है, जिस तरह से उसके लिए परेशानियों के अंबार और मसाइब खड़े किए जाते हैं, हम सब उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। हमने कल जो प्रोग्राम किया उसमें हमने डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बात की, जो कि एक ऐसी कैफियत है जिसमें घर के अंदर जो कि बड़ी महफूज पनाहगाह है, उस खातून को एक ऐसी सूरत हाल से दुचार होना पड़ता है कि वही महफूज तरीन जगह उसके लिए सबसे गैर महफूज हो जाती है, और वो रिश्ता जो कि उसके लिए हिफाजत का है, सुकून का है, प्यार का है, वही रिश्ता उसके लिए जुल्म का, नाइंसाफ़ी का और उसके साथ साथ बहुत सारी तकालीफ और अजियत को देने वाले में बदल जाता है। बाज़ औक़ात मामलात इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। जब इंसान ये समझते हैं कि उन्हें इख्तियार और हक़ हासिल है कि वो किसी के दिलो दिमाग के साथ साथ उसके जिस्म को भी मजरूह कर सकें और उसको किसी भी तरह से वो तकलीफ़ पहुँचा सकें, अजियत पहुँचा सकें, और मुनासिब समझते हैं बल्कि इस हक़ का बेजा इस्तेमाल भी करते हैं और इस नाहक एक जुल्म के सिलसिले में वो इस हद तक बढ़ जाते हैं कि उन्हें किसी भी किस्म का खौफ या किसी भी किस्म का कोई मसला जो है वो उनके आड़े नहीं आता। आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो एसिड विक्टिम्स के हवाले से करने जा रहे हैं। तेज़ाब फेंक कर जला देना, ये एक ऐसी कैफियत है कि जिसमें कितनी तकलीफ़, कितनी अजियत और इसके साथ जुड़े हुए मसाइल कितने बेबहा होते हैं, हमें उसका अंदाज़ा है, लेकिन शायद हमें उसका अंदाज़ा उतना नहीं है कि जितना असल में मसाइल जो हैं वो होते हैं। इसके साथ जो वजूहात हैं वो बड़ी आम सी हैं, यानी शादी से रिश्ते पे इनकार पे अगर मतलब गैरत में जोश आ जाए और आप कोई भी इंसान ही समझे कि उसे हक़ हासिल है कि वो दूसरे का चेहरा या जिस्म जो है उसे झुलसा दे या उसको ख़त्म कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, या फिर जायदाद का तनाज़ा हो जाए, या फिर जैसे आज हम एक विक्टिम से मिलेंगे तो उनके केस में तो सौतन, यानी उसको लगा कि यार मेरा जो शौहर है वो इसका क्यों हो गया, तो उसको जला दिया गया। सो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि जो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रवैयों पर मबनी हैं जहाँ पर इंसान दूसरे उसी मामले को बहुत अच्छी तरह से हैंडल भी कर सकता है। लेकिन हैंडल करें तो कैसे? इससे पहले कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ूँ, अभी जैगा मेरे साथ और हम शेयर कर रहे थे गुस्से के साथ, यहाँ इस्लामाबाद में एक सेक्टर है G14, आप सब जानते हो शायद, जो इस्लामाबाद में रहते हैं, नया सेक्टर बना है। वहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए वार्डन खड़े थे और उन्होंने एक शख्स का चालान किया। चालान जब किया तो उसने कहा कि जनाब आपने मेरा नाहक चालान किया, गलत चालान किया, मैं तो इसको नहीं मानता। दोनों में गर्मा गर्मी और बहसा बहसी हुई, तो उसके बाद उसने कहा अगर आपने मेरा चालान वापस ना लिया मैं अभी यहाँ पे सुसाइड करने लगा हूँ। और वार्डन ने कहा कर लें जनाब आप, अगर आपने करनी है। तो वो मौसूफ भाग के आए और एक सामने से आती हुई गाड़ी के सामने लेट गए, जो कि बच्चों की एक वैन थी। उस गाड़ी को जिस तरह से उसने ब्रेक्स लगाई और जिस तरह से उस शख्स की जान बची, उस वक्त रोड पे मौजूद तमाम लोग जो हैं वो इसको जानते हैं। हमारे यहाँ ये जो एक तसव्वुर जन्म ले चुका है कि हमने अगर कुछ भी करना है तो जान से गुजर जाना है, या जान दे देनी है या जान ले लेनी है। तो जान जान कहते हमारे लिए जान जो है वो बहुत अर्जा हो गई है, उसकी कोई अहमियत, उसकी कोई वक़्त, उसकी कोई भी जो है ज़रूरत हमारे जहन में नहीं है कि जिसको अल्लाह ताला ने एक हुर्मत की चीज़ मुकर्रर किया है, जहाँ कह दिया है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने गोया तमाम इंसान को बचाया। हम इसको सिर्फ एक ख़ास मखसूस ज़ुमरे में रहते हैं कि एक सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने हुए डॉक्टर स्टेथ उठाए हुए किसी की जान बचा रहा है तो सिर्फ वही इंसानियत को बचा रहा है। यकीन करें अगर किसी एक इंसान को हमने अपने शर से बचा लिया, अपनी तमाम तर ताकतों, अपनी तमाम तर गुस्सों, अपनी तमाम तर नफ़रतों और इंतकाम की ताकत और कुदरत रखने के बावजूद अपने आप को उससे रोक लिया, तब भी हमने एक इंसान को बचा लिया और गोया हमने तमाम इंसानियत को बचा लिया। और उसके साथ साथ अपने अंदर दरगुजर, माफ़ करना, एक दूसरे के छोटे छोटे जो मामलात हों उनको ओवरलुक करना और कोशिश करना कि ज़िंदगी में इस एक्सट्रीम तक ना हम जाएं कि जहाँ कि जिसके बाद हालात हमारे और दूसरों के हाथ से और काबू से बाहर हो जाएं। ये एक बहुत मस्बत और पॉजिटिव रही है। एसिड विक्टिम पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान और जनूबी एशिया में जनूबी एशिया में ज़्यादा इंसिडेंट जो है पाए जाते हैं। दो तरह के एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अगैन ये दोनों जनूबी एशिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जो मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो तो एक राइज शो कर रहे हैं पिछले सालों से अब तक कि ग्रेजुअली वक्तन फ़वक्तन बतदरीज इजाफा ही होता गया है एसिड विक्टिम्स की तादाद में, और इसके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो काम भी कर रहे हैं। आज इस हवाले से हमने आपको मिलवाना है कुछ ऐसे एसिड विक्टिम सर्वाइवर्स से कि जिन्होंने इस दुख को और इस सदमे को सह तो लिया, लेकिन किस दिल से और किस मुसीबत से
वो हम जानेंगे और उसके साथ साथ जुड़े हुए उन रवैयों को भी देखेंगे कि जिसकी वजह से उनको इस मुसीबत का सामना करना पड़ा, और जिन लोगों ने इतना बड़ा जुर्म किया इंसानियत के खिलाफ, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और उनको कैसे हमारे माशरे ने या कानून ने अपनी गिरफ्त में लिया या नहीं लिया, हम उसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर छूट मिलने की और रियायत मिलने की वजह से फिर कोई भी इंसान किसी भी इंसान के साथ किसी भी दर्जे की किसी भी तरह की ज्यादती गुजरता है और उसे ना कोई खौफ होता है ना कोई ख़तरा। सो आज के प्रोग्राम जो है उसमें मैंने आपको बताया एसिड विक्टिम से मिलने के साथ साथ हम अपने कुछ ऐसे मेहमानों से भी मिलेंगे और इस हवाले से हमें गाइडेंस देंगे, जिसमें लीगल एडवाइज़र हमारे साथ होंगे जो कि इसमें लीगल एस्पेक्ट्स जो है उनको कवर करेंगे। आफ्ताब आलम साहब से हमारी मुलाकात होगी एक्टिविस्ट से, जो कि हमें बताएंगे कि समाजी और माशरती हमारे रवैये और सोच वो कौन सी है जो कि जुड़ी हुई है ऐसे बहुत सारे मसाइल के साथ। ताहिरा अब्दुल्ला से हमारी मुलाकात होगी और वो गपशप भी आप देख सकेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग जिन्होंने स्पेसिफिकली इसके ऊपर काम किया है और एसिड विक्टिम्स की रिहेबिलिटेशन के लिए और रिकवरी के लिए वो प्रोग्राम रन करते हैं। साइका राजिक साहिबा जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, ये साइकोलॉजिकल एंगल से हमें बताएंगी। और फिर हम मिलेंगे ऐसे लोगों से भी जो कि इस मसले को हल करने के लिए अपने तौर पे पॉलिसी मेकिंग और बहुत सारी इनिशिएटिव्स के लाने की सूरत में काम कर रहे हैं, और उनसे गपशप मुलाकात भी आज शो का हिस्सा होगी। इससे सब कुछ, लेकिन हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये भी आपको बता दूं, आज हम आपको देंगे पाइनएप्पल के कुछ खूबसूरत से डिज़ाइनर क्लोथिंग के गिफ्ट वाउचर्स। आप ऑनलाइन जाके भी 2-2.5 हज़ार रुपए की ये शर्ट है जिसकी खूबसूरत सी, और एक शर्ट नहीं बहुत सारी ऑप्शंस है जो कि आप चॉइस कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। सो पाकिस्तान में कहीं भी हो तो आप इस हमारी गिफ्ट वाउचर जो आज का स्पेशल गिफ्ट स्कीम है सबके लिए वो अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल करना है, शो में शामिल होना है। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ और फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सबो बखैर। आज हम तेज़ाब फेंके जाने, तेज़ाब फेंक कर जलाए जाने और इस तरह के जो वाक़यात हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात अपने एक्टिविस्ट और अपने साइकोलॉजिस्ट और उन लोगों से कराऊं जिन्होंने को पॉलिसी मेकिंग के हवाले से काम किया है, हम बात करेंगे विक्टिम से। और नज़ीरा बीबी जो है ये पहली विक्टिम है। 2008 में नज़ीरा बीबी आपके ऊपर तेज़ाब फेंका गया। किसने फेंका तेज़ाब? मेरी पहले शादी आबिद के साथ हुई थी और उसके साथ मैंने 5 साल गुजारे, उसकी डेथ हो गई थी। फिर जो है ना उसमें से मेरी 2 बेटियां हैं। एक मेरी बेटी 6 माह की थी जो बड़ी थी, और 1.5 साल की थी। तो जो जैसे डेथ हुई मैं इद्दत में बैठी, फिर मेरी सास ने कहा जेठ के साथ निकाह कर लो। वो पहले भी शादीशुदा था। तो मैं कहती थी मैं नहीं करना चाहती, मैं ऐसे बैठी रहूँगी। उसने कहा नहीं आपको करना पड़ेगा। ये अपनी बिरादरी के भी नहीं थे, गैर थे। तो फिर जो है ना उसने कुरान पाक भी मेरी गोद में डाला और कहती रही आपकी बच्चियाँ भी छीन लेंगे और जो है ना आपकी बच्चियां भी देखने के लिए भी तरस जाओगी। ऐसे इतना धमकियां वगैरह दी तो फिर मैंने मजबूर होगी। आप इद्दत में के लिए ससुराल में ही बैठी थी, मैके में नहीं थी? नहीं, मैं उधर ससुराल में बैठी थी। ससुराल में ही थी? अच्छा। जी। इद्दत के बाद फिर जैसे उसने सास ने कहना, उसने कहा मेरी बात आप मान लो। फिर मैंने सास के कहने पे निकाह कर लिया जेठ के साथ। अच्छा। तो और जेठ रजामंद थे इस पे? जी, वो जो है ना जैसे उसकी माँ ने कहा तो उसमें वो रजामंद थे। अच्छा। हाँ, तो फिर जो है ना ऐसे वो कहती रही क्या, जैसे मेरा निकाह हो गया तो रोजाना झगड़ा होता रहा। गांव में घर था बिल्कुल। तो सैन वगैरह जैसे झगड़ा किससे होता रहा? सोकन से। यानी आपके जेठ की जो पहली बीवी थी उनसे? हाँ, उसके 5 बच्चे थे ना। ठीक है। हाँ, तो फिर जो है ना कहती थी मैं आग के ऊपर तेजाब डालूंगी, तो पेट्रोल डालूंगी, आग लगा लूंगी। ऐसे रोजाना झगड़ा करती रही। मैं सास को भी कहती रही और जो है ना नंद को भी, जिन्होंने निकाह करवाया था मैं उनको कहती रही। वो कहते हैं ऐसे धमकियाँ आपको देती है जो है ना ये आपके साथ नहीं कर सकती। सही। तो फिर ना उसने भतीजे के साथ मिल के रात को 2 बजे तेजाब फेंक दिया आपके ऊपर। रात को 2 बजे? जी। आप सो रही थी उस वक्त? जी, मैं सो रही थी। अच्छा। तो फिर उसी वक्त जैसे तेजाब फेंका तो उसी वक्त जो है ना मेरा मियाँ भाग गया। वो अपनी बीवी के पास सोया हुआ था, मैं अकेली सोई थी। जो मेरी बड़ी बेटी थी वो जो है ना दादी के पास सोई, जो छोटी मेरी बेटी थी वो चाची के पास सोई हुई थी। मैं अकेली सोई हुई थी। तो जैसे मैं चिल्लाई तो उसी वक्त मेरा मियाँ आ गया भाग के। उसने कहा शायद पहले भी उसने मेरे साथ हादसा किया था, तवीज़ वगैरह किया था, इतनी बीमार हो गई थी बहुत ज्यादा। उसने कहा शायद इसको दौरे तो नहीं पड़ रहे, भाग के आया। तो मुझे इतनी जलन हुई, इतनी तकलीफ हुई, मुझे तो पता ही नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। इतनी मैंने कहा
जैसे वो आया उसने मुझे गले से लगाया तो मैंने कहा मुझे ना ठंडी चीज मेरे ऊपर डालना, इतनी आग लग रही है। तो उसने घड़ों में पानी पड़ा होता है तो उसने वो मेरे ऊपर डाला। फिर जो है ना बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। हॉस्पिटल लेकर गए? जी हॉस्पिटल जलालपुर पीर वाला लेके गए। अच्छा। उधर जो है ना उन्होंने जवाब दे दिया था, उन्होंने कहा हमारी इसको ले जाओ, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। फिर जो है ना मुझे निस्तर में लेके आए, उधर मेरा लगातार 8 दिन इलाज होता रहा। उन्होंने भी जवाब दे दिया था। फिर जो है ना बच्चे कहाँ हैं अभी आपके नजीरा में भी? बच्चे मेरे पास ही हैं। आपके पास हैं? जी मेरे और सास कहाँ है आपकी? सास वो अपने घर है, मैंने वो इलाका भी छोड़ दिया है मैंने। नहीं तो वो जो इतने जिन्होंने आपका निकाह करवाया था और बुजुर्ग लोग जो के दरमियान में होते हैं और इस तरह के मामलात को देख रहे होते हैं जी, जो कहते हैं बुजुर्गों के दम से रहमत और बरकत होती है, तो वो रहमत आपकी जिंदगी में नहीं आई? नहीं दोबारा उसने अभी तक पूछा भी नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं है। यानी उस सास ने जिसने कि आपका निकाह करवाया था हाँ, दोबारा पलट के खबर भी नहीं ली कि आप जिंदा हैं कि क्या गुजरी आप पे? अच्छा। हाँ। और वो शौहर कहाँ गया? वो शोहर जो है ना अभी मेरे पास ही रहता है। शौहर आपके पास रहता है? जी। उन्होंने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, वो अपने घर में बैठी है, तो बच्चे भी हैं उसके बेटे, वो कहते हैं मैं इसको नहीं छोड़ सकता। वो उसकी कजन है, चाचे की बेटी है। अच्छा जी। लेकिन वो रहते आपके पास हैं? जी मेरे पास रहते हैं और कुछ भी नहीं देते, मेरे पास रहते तो हैं, खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं देते। तो फिर आप कैसे बच्चों को पाल रही हैं और देख रही हैं? तो ये मेरी ASF उन्होंने बुक बनवाई थी जब मेरी फ्रांस में गई थी, उसमें से मुझे पेमेंट भी मिलती है और इन्होंने मुझे घर भी लेके दिया और जो है ना शॉप भी लगा के दी और जितनी घर के अखराजात होते हैं सब चीज इन्होंने उठाई हुई है। सही। हाँ तो जो है ना अभी तक मेरी बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है। कौन कौन सी क्लास में है बच्चे? मेरी बड़ी बेटी जो है ना 4 में है और छोटी बेटी 2 में है। ठीक। अच्छा, ये इतना बड़ा सान्या आप पे गुजरा है जिसको आपने बर्दाश्त किया है, जी आंखों से भी अब आप देख नहीं सकती? जी मुझे नजर भी नहीं आता। और आपकी बहुत सारी सर्जरीज भी हुई हैं जिसके बाद तकरीबन 40 सर्जरी होंगी क्योंकि बहुत ही मेरी बुरी कंडीशन थी। इतना तक मेरे बच्चे भी मुझसे डरते थे, तो मैं इतनी रोती थी, मैं कहती थी अल्लाह ताला से बुरा वक्त किसी को भी ना दे। तो जब मेरी बेटियां साथ आती थी कहती थी ये बलाएं, मैं इसके पास भी नहीं जाती। मैं अपनी बेटियों को यही कहती थी हसीना और लिशवा मेरी आवाज़ पहचानो, मैं आपकी अम्मी हूँ, ठीक है ना, मेरे हाथ पाँव तो ठीक है ना, देखो ना। वो कहती थी नहीं ये हम जो है ना इतना ये है खौफनाक आता है। तो इधर ASF उन्होंने एक नर्स थी, फिर इधर मेरे बच्चे लेके आए, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को समझाया, फिर मेरे साथ ऐसा ऐसा करीब आए और जो है ना अभी मेरे पास बच्चे भी रहते हैं, मैं घर का काम भी खुद करती हूँ। इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिलाई थी, ब्लाइंड लोग जहाँ रहते हैं स्कूल में डाला था। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो आपने एक जज्बाती उसका भी जिक्र किया, सदमे का भी ना साथ, कि एक तो ये कि उन लोगों ने भी पलट के खबर नहीं ली और दूसरा ये कि बच्चे भी उसमें मुआशरती तौर पे भी लोग जो हैं वो थोड़ा सा ज़ाहिर खौफ भी, डर भी और अलग थलग भी महसूस करते होंगे, आप उस तरह काम नहीं कर सकती। तो ये सारा कुछ मिलजुल कर अब आप अपने आप को मतलब एक मजबूत खातून फील करती हैं इस हादसे के बाद से? आपने हालात का मुकाबला करने का सोचा और उसका उस पैटर्न पे है, या आप अपने अंदर कभी कभी बहुत दुखी और अफसरदा और बहुत अपने आप को परेशान भी ख्याल करती हैं? नहीं, जो हादसा तो हुआ ये तो जब याद आती है इंसान रो भी लेता है, तो फिर अपने आप को मजबूत करता है। जब इधर मैं आई थी ASF में तो फिर मैं सबसे लोगों से मिली थी तो मेरी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई थी। और जहाँ मैं स्कूल भी गई थी उधर भी ब्लाइंड लोग थे, मैंने यही सोचा था। तो उसने एक औरत खतून ने इन्होंने मुझे मिलाई थी, तो वो ब्लाइंड थी, तो उसने मुझे जैसे 2 साल की थी उसकी नज़र ख़त्म हो गई थी, उसने पूरा मुझे सुनाया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई, मैंने कहा देख अल्लाह ताला, मैंने तो सब कुछ देखा है, ठीक है ना, बहन भाई और बच्चे सब इंसानों की शक्लें तक देखी है ना, इस बेचारी ने क्या देखा होगा? सही, ठीक है ना। मैंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया, मैंने कहा कभी मैंने रोना नहीं है, परेशान नहीं होना। तो आप नहीं रोती हैं? नहीं, मैं नहीं रोती, कभी परेशान भी नहीं होती। वाह, ये तो बड़ी बाहिम्मत खातून है। इसका कोई सीक्रेट हमें भी बता दें कि कैसे परेशान नहीं होती हैं आप माशाल्लाह से? तो जब मैं अगर परेशान होती हूँ तो पहले तो मैं घर का काम, पूरा दिन मुझे काम में गुजरता है। अच्छा, हाँ, सारे काम आप खुद करती हैं? हाँ, झाड़ू वगैरह और बर्तन और रोटी बनाना और बच्चों को स्कूल भेजना और खुद करती हूँ। घर में कोई भी नहीं है, 2 मेरी बेटियाँ और मैं, और जो है ना मेरा शौहर कभी उसने कभी इस चीज को कन्फेस किया है कि उस जुल्म हुआ है आपके साथ और बेहद जुल्म हुआ है आपके साथ, और इस जुल्म में शायद वो और उसका खानदान सारे शरीक और मुजरिम हैं? तो ये चीज़ अगर महसूस करता ना तो ये उसको सजा देता। मैं ये चीज़ महसूस करती हूँ, उसने ये कभी महसूस ही नहीं किया। अगर ये चीज़ महसूस करता ना, ये कहता ये भी जैसे मेरी बीवी थी जैसे वो थी, ठीक है ना, उसको भी इतना तक अगर जेल में ना भेजता तो उसको तलाक दे सकता था।
उसके दर दर की ठोकरें दिला सकता था, वो उसने कुछ भी नहीं किया। तो आपने कभी इस चीज का शिकवा किया? हाँ मैंने किया है। मैंने कहा कभी मैं आपको माफी नहीं करूंगी, ठीक है ना, आपने ये किया है, ठीक है ना, अल्लाह ताला आपको सजा जरूर देगा। मैंने यही अल्लाह ताला के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। सही, ठीक है ना, मैं कभी मायूस नहीं, कभी परेशान नहीं हुई। मैं यही कहती हूँ सब लोगों को, मैं कहती हूँ कभी हिम्मत नहीं आनी खातून चाहिए। जो उसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं की गई, नहीं, उसको वो खुद जब मुद्दाई था तो उसने कभी उसका नाम जिक्र भी नहीं लिया था, उसने नाम भी खारिज करवा लिया था। उसने अपनी बीवी का नाम खारिज करवा दिया। हाँ जी। तो क्या लिखा गया वहाँ पे कि आप पे तेजाब किसने फेंका है और क्यों फेंका है? वो तो दूसरों के ऊपर जैसे मलामत लगानी, और उसी वक्त जैसे तेजाब रात को डाला था, उसने साथ मेरे साथ मिठाई भी रखी थी। वो कहती है इसके साथ वो दोस्त मिलने के लिए आया तो इसने बात नहीं मानी नजीरा ने, तो उसी ने तेजाब इसके ऊपर फेंक दिया। तो जितने मोहल्ले वाले थे उसने कहा आज तक हम इसको ये भी कहते हैं औरतों मर्द औरतों के साथ कभी हंस के बात भी नहीं करती थी। यानी आप पे बहतान भी लगा दिया? हाँ। और ये कहा कि दरअसल आप किसी के साथ आपके मरासिम थे। हाँ। और चूंकि आपके ताल्लुकात थे और इसलिए फिर उस शख्स ने आपके ऊपर तेजाब फेंका। जी जी जी। और इस कहानी को आपकी सास और आपके तमाम बाकी ससुराल वाले और शौहर समेत सब ने इसकी तायीद भी की। जी जी। इसी वजह से वो जो सौतन है वो फिर गिरफ्त में भी नहीं आ सकी। नहीं आ सकी। वो तो उसी घर में बैठी है जैसे सास ससुर में बच्चों में, अपने मियाँ की वो जमीन उसी को दी हुई है, मुझे आज तक उसने कुछ भी नहीं दिया। तो फिर आपके साथ रहते क्यों हैं माजरत के साथ? लेकिन ये एक सवाल बनता है ना फिर। हाँ वो आपकी बात सही है। फिर मैं यही सोचती हूँ मुझे नजर नहीं आ सकता, फिर भी एक मर्द की जरूरत होती है। तो कभी कभी फिर भी मुझे डर लगता है, इसके पास मैं रहती तो हूँ, तो मैं कहती हूँ शायद मुझे ऐसे गला दबा दे या मुझे करंट लगा ले। फिर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जैसे मेरे नसीब में लिखा होगा वैसे मिलेगा। फिर भी मैं यही सोच के कहती हूँ। यानी आप इतनी इनसिक्योरिटी में एक मर्द के साथ रहती हैं जी। और आपको ये खौफ रहता है कि वो उससे आपको मजीद भी खतरा लाक हो सकता है? जी। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती अल्लाह ताला के ऊपर बहुत। मैं कहती हूँ बस अल्लाह ताला मुझे ऐसे हिम्मत देते रहो। और जो है ना मैं। और बच्चों का अब क्या रवैया है? बच्चे अब किस तरह महसूस करती हैं? बच्चे अब मेरे साथ बहुत खुश रहते हैं और ठीक भी रहते हैं। उनको क्या लगता है हमारी माँ के साथ ये जो जुल्म हुआ जी? इसके और बारे भी में? जो है ना छोटी मेरी बेटी पढ़ रही है ना, वो कहती है मैं जब बड़ी होके मैं पुलिस अफसर बनूंगी तो मैं, और जो मेरी सौकन का नाम सुगरा है ना, कहती मैं उसको सजा दूंगी। मैं कहती हूँ नहीं बच्चे, अल्लाह ताला जरूर देगा। हम कौन हो सकते हैं सजा देने वाले? जो अल्लाह ताला जो जितनी बढ़ के सजा वो देगा ना, तो इंसान दे भी नहीं सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये एक दास्तान थी। और नज़ीरा बीबी कितनी हिम्मत वाली खातून है कि इन्होंने जिस तरह से बताया है अपने ऊपर गुजरने वाले तमाम सानहे को, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। कुछ और भी हमारे पास ऐसी ख़वातीन मौजूद है जिन्होंने इसी तरह के सदमे और तकलीफ़ को झेला है, उनसे भी मिलेंगे और अपने एक्सपर्ट से भी, लेकिन उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम एसिड विक्टिम जो सर्वाइवर्स हैं, बल्कि एसिड सर्वाइवर्स, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। बड़ी हिम्मत और हौसले वाली ख़वातीन है जिन्होंने कि आज हमें ज्वाइन किया है और वो अपनी दुख भरी दास्तान को भी ऐसे हौसले के पैगाम के साथ सुना रहे हैं कि उन्होंने कैसे बहुत निहत्ता, इसलिए कि ना कानून ने इनकी मदद की, ना माशरे ने, ना किसी ने उस मुजरिम का हाथ थामा, ना किसी ने उस हाथ को तोड़ा जिसने कि इनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म जो है वो किया। लेकिन ये कितनी हौसले और हिम्मत के साथ चल रही हैं ज़िंदगी में, ये हमारे साथ तो शेयर कर रही हैं। हमारे एक्सपर्ट्स ने भी हमें ज्वाइन किया है। आफ्ताब आलम साहब लीगल एक्सपर्ट हैं और लीगली हमें गाइड करेंगे कि इस हवाले से क्या कानूनी तौर पर चाराजोई की जा सकती है, की जा सकती थी, कि आइंदा इसमें आने वाले दिनों में क्या कुछ किया जा सकेगा। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। हम आपसे जानेंगे कि कौन से ऐसे रवैये हैं जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल जो हैं ये जन्म लेते हैं। और फिर उसके साथ साथ मिसेस वैलेरी खान जो कि हमें बताएंगी कि ये क्या पॉलिसीज़ हैं जिनकी ज़रूरत है और क्या ऐसी कमियां और कोताहियां हैं हमारी उन फैसलों में कि जिसकी वजह से खातून के ऊपर इस्तेहसाल और जुल्म और जबर जो है वो इस दर्जे बढ़ जाता है। आप एक बड़ा अच्छा कमेंट कर रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये खातून जो अपना, हाँ जी, खातून जो अपना किस्सा बयान कर रही हैं और अपने दुख भरी दास्तान बता रही हैं, तो इसमें इनके शौहर भी बराबर के हिस्सेदार हैं। शौहर का इन पर जुल्म करने में, क्यों कि उन्होंने जब इन्होंने उनके शौहर को मालूम हुआ कि इनके साथ उनकी पहली बीवी ने ये जुल्म किया, तो उन्हें चाहिए था कि उसको सजा दिलवाते।
उन्होंने उस खातून को महफूज करने के लिए इनको घर से अलग कर दिया जी। और अलग लेके रहने लग गए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। असल में वो अपनी वालदा के साथ और अपनी पहली बीवी के साथ है। और असल में मर्द हमेशा अपनी पहली बीवी के साथ होता है, बीवी के दूसरी बीवी जो है वो हमेशा ट्रीट की जाती है एक बहुत ही अय्याशी या फिर एक ऐसे ही किसी एक जुमरे में। मर्द अपना हक समझता है कि दूसरी भी तीसरी भी मैं शादी कर सकता हूँ। असल जो बीवी जिसे मानते हैं वो वही होती है जो कि पहली बीवी होती है। तो ये तो एक रवैया हम देखते हैं। उन्होंने अपनी पहली बीवी को महफूज किया, इन खातून को महफूज नहीं किया। बिल्कुल। आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम साबरा नाज है और मैं हज़ारा सच्चा जबोड़ी से आई हुई हूँ। तो मेरे साथ भी यही हुआ था जिससे इनके खातून के साथ हुआ है। तो ज़लज़ला 2005 में हुआ था, जिसमें ज़लज़ले से तबाही मची थी और बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ वगैरह हुई थी, बच्चे बेवा हुए थे, यतीम हुए थे बच्चे, उन्हीं से मैं भी शामिल थी। 2005 में जब ज़लज़ला आया तो मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे वहाँ मौजूद थे। शोहर की डेथ हो गई थी ज़लज़ले के अंदर, वो घरों के अंदर दब गए थे और 3 दिन के बाद उनकी लाश निकाली गई थी। अच्छा। उसके बाद मेरे छोटे बच्चे थे और 3 दिन के बाद हमें एबटाबाद हॉस्पिटल में एडमिट किया था। एबटाबाद हॉस्पिटल से फिर हम लोग पिंडी में आ गए। पिंडी में यहाँ पर ये जो शमा आंटी हैं और ये राफ़ी आंटी हैं, इनसे मेरी हॉली फैमिली में मुलाकात हुई थी। सही। उस दिन के बाद से आज तक मैं भी मुश्किल परेशानी में हूँ कि मेरे जो जेठ थे, जब शोहर की डेथ हो गई ना तो उनकी जब मैं दफना दिया गया तो उन्होंने कहा कि तुमने जुल्म किया था, तुम्हारी वजह से हम लोग बर्बाद हो गए। मैंने उनसे कहा वो तो ज़मीन में दब के मरे थे ना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बच्चे मेरे छोटे छोटे इतने थे कि इन्होंने मुझे मारपीट शुरू करी कि जब डोनेशन मिल रही थी ना ज़लज़ले के दौरान, लोग गवर्नमेंट भी मदद करती, काफ़ी लोगों मदद के लिए आ रहे थे, तो वो कहते थे ये हक तुम्हारा नहीं है, ज़मीन मेरे भाई की थी और इस ज़मीन पे जितना भी आ रहा है ना वो हमारा है, तुम्हारा नहीं है। अच्छा। बोलने की सूरत में इन्होंने मेरा कान का पर्दा फाड़ दिया। एक टांग पे ऐसा हमारा कि टांग लरसती है, यानी कि चलती तो हूँ मैं लेकिन लरसती है, एक कान से मुझे सुनाई नहीं देता। और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने उनसे कहा भी था कम से कम डोनेशन तो ये ज़कात की है ना, इस पर तो मेरा हक होना चाहिए ना। जब मुझे गवर्नमेंट ने वहाँ पर राशन पानी दिया, टेंट लगा कर दिया, तो उन्होंने वो राशन भी मुझसे ले लिया कि तुम और जाकर लो। अच्छा। मैंने कहा ये तो बार बार भीख मांगने वाली बात हो जाएगी, जब उन्होंने मुझे दे दिया है तो ये बहुत है मेरे लिए। लेकिन नहीं, इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। फिर आपने कोई पकड़े गए, कोई रोके नहीं, गए? कुछ भी नहीं। मैंने वहाँ जो आर्मी के लोग थे ना उनसे जाकर मैंने शिकायत की, तो वो कहते हैं कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपका घरेलू मामला है। नहीं, आर्मी वालों ने नहीं कहा, मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि जब उनके पास शिकायत लेकर गई थी आर्मी वालों के पास, तो मेरे ससुराल वाले कहते हैं हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे भाई की डेथ हो चुकी है, अब हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने कहा चले मेरे से नहीं, मेरे बच्चों से तो है ना, बच्चे तो आपके भाई के हैं। लेकिन वो कहते हैं भाई मर गया और तुम्हारी जात से ताल्लुक नहीं है। मसला ये, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मेरे शोहर पठान थे। सही। तो शादी करके आपकी शादी पसंद की थी? नहीं, मेरे शोहर का पहले से शादीशुदा थे, उनकी पहली बीवी की डेथ हो चुकी थी। ठीक। तो उनमें से 2 बच्चे थे उनके, मुझे कराची से शादी लेकर गए थे और कहा था कि ये बच्चे अब तुम्हारे। यानी आप भी दूसरी बीवी हैं और आपके ऊपर भी वही बात लागू आती है जो कि अभी उन्होंने एनालिसिस कर दिया है कि दूसरी बीवी जो है वो मुआशरे में मर्द कर जरूर लेता है, लेकिन ना उसे वो इस्तेहकाम, ना तहफ़्फ़ुज़, ना वो दर्जा मकाम, ना मुआशरा देता है, ना ही उसे वो मर्द खुद अपनी जिंदगी में देने के लिए तैयार होता है। बहुत अच्छे थे। उनकी डेथ के बाद मेरे ससुराल से जमीन जायदाद की वजह से कि मेरा बेटा वारिस बनता है ना, तो वो इसलिए इन्होंने जुल्म किया कि अगर मैं रहूंगी तो जमीन जायदाद का तो वारिस मेरा बेटा है। ठीक है। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं जमीन जायदाद नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ दे दें कि मैं अकेली हूं, मेरे पेरेंट्स भी नहीं है। ठीक है। मेरे पेरेंट्स बचपन में डेथ हो चुकी थी। अब क्या सूरत हाल है? अब ये सूरत हाल है कि मुझे 10 साल हो गए यहाँ पर, मेरे पास कोई नौकरी नहीं, कुछ भी, फिर भी जमीन उनके पास है? वो उन्हीं के पास है। अच्छा। मैं हर साल उनके पास जाती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे पास इतने खर्चात नहीं कि मैं वसाइल पूरे कर सकूं, बच्चे के ज़ाहिर है किराए के घर में रहती हूं। आपने किसी इदारे से रुजू किया है? नहीं, मैंने किसी से भी नहीं किया, इसलिए कि मैंने बहुत कोशिश की थी। तो लोग यही कहते हैं ना कि ज़लज़ला तो ख़त्म हो गया, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। सही, आप रुकिए, हम आपके इस मसले को भी यहाँ पर अपनी डिस्कशन में लेकर आएंगे। और मेरा ख्याल है तायरा जी आपसे बात शुरू करते हैं। आपने उन खातून की भी पूरी दास्तान सुनी, हमने नज़ीरा की भी पूरी दास्तान सुनी है। मुझे बताइएगा ये क्या रवैया है, क्या सोच है कि जो यहाँ तक ले आती है कि किसी को तेज़ाब फेंक दो और अगर शौहर की डेथ हो गई है तो वो हमारे विरासत में भी उसका कोई हक नहीं है, ये क्या चीज़ें हैं? अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अहम मौजू है आज का, आपने जो इंतखाब किया है आज के लिए, मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं आप और आपकी ATV की टीम। यहाँ पर एक बहन ने कहा कि ये, और आपने भी उनकी तायद की कि ये दुख भरी दास्तान है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि नज़ीरा बीबी की ये दास्तान हिम्मत भरी दास्तान है।
क्योंकि अगर हम सिर्फ दुखों को देखेंगे तो फिर पानी का ग्लास आधा खाली ही नजर आएगा। बिल्कुल सही। लेकिन हर पानी का ग्लास आधा भरा हुआ भी होता है। तो मुझे तो इनकी दास्तान पूरी सुनी सिर्फ और सिर्फ हिम्मत नजर आई, और ये खवातीन में ये हौसला होता है, ये हिम्मत होती है कि हम हर चीज को बर्दाश्त करने के बाद फिर हम उसका मुस्बत पहलू निकालते हैं बजाय सिर्फ मनफी पहलू की। तो मेरे लिए ये एक हिम्मत भरी दास्तान, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर अक्सर जिक्र होता है शादियों का, या शादी के रिश्ते को इनकार कर देने पर बच्चियों के साथ खास तौर पे ये होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हम देखते हैं कि जमीन के ऊपर तनाजा हो रहा है, कारोबार के ऊपर तनाजा हो रहा है, पैसे की लेन देन के ऊपर कोई झगड़े हो रहे हैं। 100 किस्म की चीजें होती हैं मर्दों के दरमियान या उन खानदानों के दरमियान। औरतों और बच्चियों के ऊपर ही क्यों तेजाब फेंका जाता है? आपने बदला लेना है किसी से, बच्चों, कितना आसान है ये, एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉफ्ट टारगेट, आसान तरीन चीज होती है कि औरत अगले अपने जो फरीक हैं, दूसरा फरीक जो है वो औरतों और बच्चियों को एक हदफ बना के, निशाना बना के आसान समझता है ये जी। तो इसमें हमारे 2 एक्सपर्ट्स जो यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, वैलरी खान यूसुफजई साहिबा और एडवोकेट आफ्ताब आलम साहब, ये आपको कानून के बारे में तो बताएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि वो जहनियत बदलनी होगी कि अगर 2 मर्दों का आपस में तनाजा है तो औरत के ऊपर या बच्ची के ऊपर कैसे बदली जाएगी तारा जी? जी मैं उस पर आऊंगी अभी। फिर यहाँ पर जिक्र हो रहा है जिस्मानी तौर पर निशाना बनाने के लिए। तेजाब से तो जिस्मानी नजर आता है ना, जो नजर आता है उसका नतीजा जो नजर आता है इस फेल का, तेजाब फेंकने का, वो जिस्मानी नतीजा नजर आता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, और आप मेरा प्लीज अब मदद कीजिएगा नज़रिया बीबी, कि जो जहनी निशान होते हैं, जो साइकोलॉजिकल स्कार्स जो रह जाते हैं, वो निशान कोई सर्जरी से नहीं निकल सकते, वो जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं। हम अपने आप को विक्टिम नहीं कहती, हम अपने आप को सर्वाइवर कहती हैं, क्योंकि विक्टिम वो होते हैं जो कि किसी हादसे में जान बहक हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं। सर्वाइवर वो होते हैं कि जो किसी हादसे के बाद भी जिंदा रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ना, जिससे आपने बदलने की बात की, जहनियत, वो बहुत अहम बात है, और खवातीन यहाँ पे बैठी हुई, क्या आप समझती हैं घर के अंदर से जहनियत तब्दील होगी? क्या आप समझती हैं पॉलिसी मेकिंग, कानून साजी के जरिए से जहनियत तब्दील होगी? कैसे ये जहनियत तब्दील होगी? सब कुछ कानून साजी भी करनी है, स्कूलों के निसाब को तब्दील करना इससे भी ज्यादा अहम है, क्योंकि कानून तो पिस्तौल रखी जाती है ना कनपट्टी पर, अगर ये नहीं करोगे तो फिर, अगर सीट बेल्ट नहीं बांधोगे तो 500 रुपए देना है, अगर पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे तो 300। ये हमें समझ आती है बात आसानी से, लेकिन तेजाब में अभी तक आपके 2 एक्सपर्ट यहाँ, यूसुफजई साहिबा और आलम साहब जो तशरीफ फरमाए, ये आपको बताएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक चीज होती है कानून और दूसरा होता है उस पर अमली जामा पहनाना, अमल करना। जब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि आज मैं अगर तेजाब फेंकूंगी तो कल मैं जेल के अंदर होंगी, और इतना बड़ा और बहुत लंबे अरसे के लिए जेल में जाऊंगी, और बहुत बड़ा एक फाइन भी मुझे देना पड़ेगा। जब तक मेरे अंदर ये यकीन नहीं आ जाएगा, जिस तरह मुझे यकीन है कि मैं इस वक्त अगर ड्राइव करके जाऊंगी और सीट बेल्ट पहनूंगी, तो सब क्यों नहीं अभी तक डेवलप हो सका? और ये जैसे इनकी मुजरिम जो है वो भी खुली फिर रही हैं, अगर तो ऐसा क्यों है? ये बात है। इन केसेस में जिनमें तेजाब फेंके जाने वाला जो अमल है, इसको पाकिस्तानी कानून ने पहली दफ़ा एज ए जुर्म तस्लीम किया गया 2011 में। उससे पहले ये जुर्म ही नहीं था। अच्छा, 2011 से पहले से क्या ट्रीट किया जाता था? किसी भी कानून में कोई इसको जुर्म के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। और 2011 में 2 छोटी छोटी प्रोविजंस जो हैं पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर इंसर्ट की गई, जिनमें सिर्फ इस जुर्म को डिफाइन करके उसकी सजा का तयन किया गया। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ हम जुर्म की तशरीह कर देते हैं, जुर्म की तारीफ कर देते हैं, उसकी सज़ा भी हम बता देते हैं, लेकिन उस सज़ा पे जो अमल दरामद का तरीकाकार है उसके हवाले से कुछ भी नहीं करते। आज भी जितने भी हमारे क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको प्रोसीजरली देखने के लिए वही 1898 का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वही देख रहा है। हमने पीनल कोड को तो ओवर द इयर्स इंप्रूव किया, लेकिन प्रोसीजर को हमने ये तो टच नहीं किया। और यही वजह है
कि जितने भी केसेस होंगे उनको नॉर्मल जो आपका थाने का प्रोसेस है, थाने के बाद फिर कोर्ट का प्रोसेस है, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। और एक खातून जो ऑलरेडी इतने गंभीर हालात से गुजर रही होती है, उसके ऊपर इस तरह का खौफनाक एक्ट हो चुका होता है, फिर उसको जब आप थाने के प्रोसेस में डालेंगे, वहां पे आप अच्छी तरह जानते हैं कि एफआईआर के इंदराज का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि आप जैसे लोग जो कि काम कर रहे हैं इस पे, क्या ये नाकामी है कि हम नहीं अभी तक इस पे मुनासिब पॉलिसी साजी कर सके, इस पे मुनासिब कानून साजी कर सके कि जिसकी वजह से एक्सपीडाइट हो सके, तेज हो सके सारा इंसाफ की फराहमी का जो सिलसिला है? बेसिकली कानून साजी अभी हो गया 2011 से, लेकिन वो सिर्फ पहले कदम था ना। आलम साहब ने कहा कि अभी क्राइम डिफाइन हो गया, फाइन भी है और सज़ा भी है, लेकिन उसके अलावा कुछ कमजोरियाँ है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, ट्रायल प्रोसेस में ना, प्रोसिक्यूशन के साथ। और दूसरी बात है अटैक के बाद वो भी इलाज देने का ज़रूरी है, कोर्ट जाने के लिए मदद ना, एक वकील देने का ज़रूरी भी है। और फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ना, मतलब वो आपके अकेली है, काम कैसे मिल सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे मिल सकते हैं, और पूरा प्रोसेस ना में एक मतलब एक सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में आपकी जिंदगी बिल्कुल दूसरी हो गया ना। तो फिर वो नई जिंदगी बनाने के लिए आप किसके साथ आ जाएगी मदद करने के लिए? वो फिलहाल एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशन ने कहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसके साथ हुकूमत आ जाएगा ना। मेरे काम नहीं है कि मैं हुकूमत सब्स्टिट्यूट कर लूंगी। मदद देने का ठीक है, मैं रास्ता दे सकती हूँ कि हुकूमत कैसे कर सकता है, लेकिन आइंदा हुकूमत का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल प्रोविजंस है इस वजह। बिल्कुल से हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद माइक इन्हें दीजिएगा। मेरे साथ एक और मेरी बहन मौजूद है जिनके साथ इसी तरह से ज्यादती की गई। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाइला फरत है। नाइला, आप पे तेजाब किसने फेंका था और क्यों फेंका था? मेरे ऊपर तेजाब मेरे स्कूल टीचर और उसके फ्रेंड ने फेंका था। उन्होंने, मैं 13 साल की थी और 8वीं क्लास की स्टूडेंट थी, तो उन्होंने जो है मेरा रिश्ता मांगा। मेरी फैमिली ने इनकार किया कि हमारी बच्ची अभी छोटी है और वैसे भी पढ़ रही है, अभी हमने इसकी शादी नहीं करनी, तो इस वजह से उन्होंने जो है मेरे ऊपर तेजाब फेंका। उन्होंने आप पे 13 साल की उम्र में तेजाब फेंक दिया? जी। हम इस बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। आप आंटी कुछ कह रही थी? वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके प्रोग्राम की वसात से कुछ कहना चाहूँगी कि ये जो जुल्म हमारे माशरे में हो रहा है, तजाब फेंका जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, कान के पर्दे फाड़े जा रहे हैं, तो ये ख़वातीन ही इसका विक्टिम बन जाती हैं और सर्वाइवर भी बनती हैं हिम्मत की वजह से। तो कहना ये चाहूँगी कि ऐसे कवानीन बनाए जाएँ, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिनको हासिल करने का ईजिएस्ट वे हो। ठीक है, यानी कानून आसान हो। आप भी यही बात कह रही थी? आप क्या कह रही थी? मैं तो कहती हूँ कि ये ऐसे कवानीन बनाने चाहिए कि ताकि जो खातून के साथ जुल्म किया गया है वही उस शख्स के साथ जुल्म किया जाए, उसके ऊपर वही उसको सजा दी जाए जो उसने उस खातून के साथ की है। औरत तो बच तो जाती है लेकिन उसकी जिंदगी बेमायने हो जाती है। ये सही कह रही है रज़िया बीबी। आंटी ने बीच में एक बात की है और उन्होंने कहा है कि औरत सरवाइव तो कर जाती है, लेकिन उसकी जिंदगी बेहद मुश्किलात का दुचार से हो जाती है। इंसान की तो जिंदगी तो खत्म हो जाती है। ऐसे उसको भी सजा मिले जैसे हम तड़पते हैं, दिन में कितनी बार मरते हैं, कितनी बार जीते हैं, तो उसको भी ऐसे सजा मिले तो वो ऐसे जो है ना आगे कोई किसी के साथ नहीं करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी उम्र तो बहुत कम थी, 13 साल की उम्र थी। आप जो नाज़िया मुझे अपनी कहानी सुना रही थी। जी, मेरा नाम नाइला है। नाइला, अच्छा 13 साल की उम्र थी। तो टीचर की उम्र क्या थी जो आपका रिश्ता मांग रहे थे उस वक्त? टीचर अपने लिए नहीं मांग रहे थे, अपने फ्रेंड के लिए मांग रहे थे। अच्छा। तकरीबन वो 26-27 साल के थे। तो इतनी क्या वो ऑब्सेशन थी उन्हें कि उन्होंने आप पे तेजाब फेंक दिया? बस उन्होंने जब रिश्ता मांगा, मेरी फैमिली ने इनकार किया, तो जैसे ही मैं स्कूल में जाती थी अपने भाइयों के साथ, तो वो रास्ते में आके कभी कोई बात करते गुजर जाते, कभी कोई बात करते गुजर जाते। मैंने अपने अब्बू जी को जाके बताया कि ये लोग इस तरह रास्ते में हमें तंग करते हैं। तो मेरे अब्बू जी ने उनके भाइयों को बुला के कहा कि अपने जो है ना भाई को समझाएं, ये हमारे बच्चों को जो है ना तंग करते हैं।
फिर 14 अगस्त 2003 को वो रास्ते में आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलो, तो मैंने जाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं हम आपको जला देंगे, हम मार देंगे। तो मैंने कहा था जलना मंजूर है, मरना जो है वो मुझे मंजूर है, लेकिन आप लोगों के साथ जाऊंगी नहीं चला। तो उनको पकड़ा गया? जी, मेरे मुलजम जो था वो जो मेरे टीचर का फ्रेंड था वो पकड़ा गया था, उसको सजा भी हुई थी। लेकिन जो मेरे स्कूल टीचर थे वो जो है ना कोर्ट ने बरी कर दिया था उनको। अच्छा, मेरे मुलजम को सजा हुई थी 12 साल 3 माह और 12 लाख जो है उसको जुर्माना हुआ था। और ये दोनों सजाएं उसने भुगती हैं? जी, उसने भुगती हैं, लेकिन मेरे मुलजम को उस वक़्त ये सज़ा हुई थी कि पाकिस्तान में तब ऐसा कोई कानून नहीं था कि जिसके तहत उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाती। ठीक है, आप मुतमईन नहीं है कि उसको 12 साल की सज़ा हुई और 12 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ा? नहीं, ऐसे लोगों के लिए ये इतनी सज़ा ना काफ़ी होती है। आपके ख्याल में सज़ा इससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, ऐसे लोगों के लिए ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि जो है ना वो आने वाली उनकी नस्लें भी जो है ना वो याद करें कि हाँ क्या सज़ा के बाद या फिर कभी उन्होंने अपनी इस गलती का एहसास किया और आपसे माफ़ी मांगी? जी, उनकी फैमिली जो है काफ़ी बार आई थी, उन्होंने कहा हमसे गलती हुई। मैंने कहा ये आप लोग इसको गलती कहते हैं लेकिन हम इसको गलती मानते नहीं है, ये गलती नहीं है, ये जुल्म की इंतहा है और आप लोग जो है इसको गलती कहते हैं। अगले बंदे की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर देनी और बाद में कहना कि जी हमसे तो गलती हो गई है। मैंने कहा ये गलती नहीं। आपने इस सारी सूरत हाल को कैसे फेस किया? इसलिए कि भरी जवानी, अभी आप टीनेजर ही थी, अभी तो आप जवानी में कदम रख रही थी, इंसान के बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे अरमान, बहुत सारी आरजुएं और ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो तमाम सपने, वो तमाम चीज़ें आपने उन सबको कैसे हैंडल किया? इमोशनल जो मामला? जी बिल्कुल, सबसे पहले बात जो है आज मैं यहाँ पे आप लोगों में सब में बैठी हूँ, सबसे ज़्यादा जो है मेरी हेल्प की थी मेरी फैमिली ने। दूसरा जो यहाँ पे मेरी हेल्प की है वो एसिड सर्वाइवर फाउंडेशन है, जिन्होंने यहाँ तक फैमिली ने जो हेल्प की वो किस किस्म की थी और फैमिली में कौन था ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल? मेरी फैमिली शुरू से ही जो है वो मेरे से बहुत प्यार करती थी और मैं जो है ना एक ही बहन हूँ और मेरे 2 भाई हैं। क्या आपको किसी ने ये इल्जाम तो नहीं लगाया कि हाँ जरूर कुछ ना कुछ गलत किया होगा या जरूर इसका अपना कोई चक्कर होगा? लोग तो बातें करते होते हैं ना, तो लोगों की बातों की हमने कभी परवाह नहीं की और मेरी फैमिली जो है ने हमेशा से जो है ना मेरा साथ दिया था और हमेशा से जो मेरी पहले वो उनके दिल में मोहब्बत थी वो आज उससे भी ज्यादा है। सही। तो आज यहाँ तक लाने में भी मेरी फैमिली और एसिड सर्वाइवर फाउंडेशन का हाथ है। ये बहुत अच्छी बात आपने की। अपने साथ माइक पास ऑन कीजिएगा ताकि उनसे भी हम बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम फराह, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और इसके बारे से यही कहना चाहूँगी कि जैसे वो आपके बोल रही थी बहुत अच्छा बोला उन्होंने, लेकिन वाकई मुदावा कुछ नहीं हो सकता और सिंपैथीज हमारी तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है ऐसे विक्टिम्स के साथ और किसी किया होता है उसको हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते उसके फेल की वजह से। तो माशरे में वाकई इसके खिलाफ कोई ऐसा इकदाम होना चाहिए जिससे इसकी रोकथाम भी हो और जो करने वाला है उसको इबरत का निशान भी बनाया जाए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फराह, आपने कॉल किया और शामिल किया। हमारे सारे कॉलर्स हैं उन्हें आज पाइनएप्पल का गिफ्ट वाउचर्स हैं वो मिल रहे हैं, आप उन्हें लेके जा सकेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकेंगे और कराची में अगर आप हैं तो आप खुद जाकर मॉल पे जाकर ओशन मॉल में आप शॉपिंग कर सकेंगे। अच्छा जी, आपकी दास्तान क्या रही? ज़ीरा बीबी अपने से आगे दीजिएगा जी। आपका नाम क्या है? आसिया आरिफ। आपका नाम आसिया जी। जी, आपके ऊपर किसने तेजाब फेंका और क्यों? बच्चों की वजह से लड़ाई हुई थी तो जो है ना पड़ोसी ने तेजाब फेंका था। बच्चे आपस में लड़ पड़े थे? जी। और उस लड़ाई पे उन्होंने आपके ऊपर तेजाब फेंक दिया? जी। किसी खातून ने फेंका था या मर्द ने? मर्द ने फेंका था। अच्छा, तो इतना क्या वो लड़ाई में खास था? बच्चों की लड़ाई तो हमेशा कहते हैं तो बच्चों की लड़ाई है, अभी लड़े तो फिर मिल बैठेंगे 10 मिनट के बाद। बच्चों की लड़ाई हुई थी, फिर ऐसे बड़ों का भी। क्या बच्चों की उम्र क्या थी जिनकी लड़ाई हुई थी? मेरी बेटी 10 साल की थी है और जो बेटा है ना वो 7 साल का है। जब लड़ाई हुई थी तब बच्ची 10 साल की थी और बेटा 7 साल का था। और जिनसे लड़ाई हुई थी उन बच्चों की उम्र क्या थी? उनके भी बच्चे ऐसे हैं, उनके भी 10 साल और 7 साल के बच्चे थे। ज्यादा से ज्यादा किसी गेंद पे, किसी बल्ले पे, इन चीजों पे लड़ाई? गांव में रहते हैं ना बच्चे, जैसे खेलने जाते हैं मिट्टी वगैरह में, तो वहाँ जो है ना लड़ाई हो गई थी दोनों बच्चों की। मेरे भी बच्चे थे, उनके भी बच्चे थे। अच्छा। तो लड़ाई हो गई थी। तो फिर आपने उस लड़ाई में क्या किरदार अदा किया था जो उतना उन्हें आप पे गुस्सा आया कि जी उन्होंने आप पे तेजाब? तो मैंने भी जैसे लड़ाई वगैरह, मैंने कहा मेरे बच्चे तो फिर भी छोटे हैं तो आपने ऐसे क्यों मारा? उनकी अम्मी ने मारा था साथ मिलके। तो फिर मैंने भी जैसे
माँ का दिल है, गाली गलौज जैसे होते हैं, तो वो मैंने निकाली। तो उनके देवर ने रात को सोई हुई थी, दीवार छलांग कर ना मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया था। अच्छा, उस देवर को पकड़ा गया फिर? नहीं पकड़ा तो गया था, FIR वगैरह जैसे कटवाई थी। वो ज़रा पैसे वाले थे, उन्होंने पैसे देकर ना छुड़वा लिया था। ये क्या मामला है आफ्ताब साहब? इसका मतलब है कि जिसके पास पैसा है कानून भी उसी का है? ये हमारे कानून में या हमारे लीगल सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। जब किसी शहरी के ख़िलाफ़ कोई भी जुर्म होता है तो रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो ख़ुद एक्शन में आए और उस शहरी के तहफ़्फ़ुज़ और उसके जो हुकूक हैं, जो उसके ख़िलाफ़ जो जुर्म हुआ है उसके ऊपर वो उसका वो सारा का सारा प्रोसेस करे। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो निज़ाम है उसके मुताबिक जो एक ऑलरेडी जिसने उस अमल को बर्दाश्त कर लिया, जो विक्टिम बन गया या जो सर्वाइव भी कर गया, जो भी उसकी वो सिचुएशन हो, उसे खुद जाके कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो जब तक वो कानून का दरवाज़ा खटखटाता नहीं तब तक उसको इंसाफ का दरवाज़ा खुलता नजर नहीं आता और फिर आगे जो तो खटखटाने पे भी नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि जो हमारे प्रोसीजर्स हैं वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हैं, ऐसे कम्बरसम हैं। आप जैसे जो वकला हैं क्या वो भी इतने बेबस हैं कि वो भी नहीं हमें इन पेचीदा राहदारियों में सही रास्ते की रहनुमाई कर सकते? यकीनन कोशिश करते हैं, लेकिन हमें भी विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ रहना पड़ता है। हम उस कानून के दायरे से बाहर नहीं बात कर सकते। हमारा जो सिस्टम यानी कानून के अंदर ये शिक मौजूद है या ये जगह मौजूद है कि जहां ताकतवर बारसर बारसूख आदमी अपने पैसे या अपनी ताकत के बलबूते पे उसे अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सके? किसी स्ट्रक्चरल फ्लॉ है। इसको आप अगर कह लें कि ये बुनियादी तौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया सिस्टम है कि ये शायद विक्टिम को इंसाफ देने के लिए बनाया ही नहीं गया। ये आज से 1.5 सदी पुराना कानून है। उस प्रोसीजर को किसी तरीके से कभी भी इम्प्रूव नहीं किया गया। गोरों ने 1898 में बनाया। आज जो ब्रिटिश प्रोसीजरल लॉ है वो इतना मॉडर्न है कि वहाँ पे कोई जुर्म होता है तो उसके बाद रियासत खुद ब खुद हरकत में आती है और इंसाफ देती है। हमारे यहाँ वो 1898 का प्रोसीजरल लॉ अभी भी चल रहा है। FIR का इंदराज ऐसा खौफनाक प्रोसेस है कि हम वकील लोग भी उसके अंदर जाके खप जाते हैं। हमें फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, तब जाके कहीं FIR दर्ज होती हैं। FIR दर्ज हो जाए तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो इतना फ्लॉड है कि एविडेंस कलेक्शन जो है वो नहीं होती है। हम बिल्कुल उम्मीद ना रखें कि हमें कोई इंसाफ मिलेगा। पड़ेगा तब नहीं, उम्मीद रखनी है, उम्मीद इस तरह रखनी है। एक दो बातें यहाँ से जो आई उसका भी मैं जवाब देना चाह रही हूँ। उम्मीद हमें इसलिए रखनी है कि हमने अपनी तगदो और अपनी जिद्दोजहद जारी रखनी है। मसलन अभी आपको मोहतरमा यूसुफजई साहिबा बताएंगी कि ये आइंदा के लिए क्या कानून साजी के लिए ये लोग कर रहे हैं, तो वो तो ये बताएंगी क्योंकि ये लोग काम एसेट सर्वाइवर्स फाउंडेशन। मैं बाद में बताना चाहती हूँ कि इस साल की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट आती है कि साल भर में इंसानी हकूक की क्या सूरत हाल रही, और साथ ही स्पार्क वालों की स्टेट ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स रिपोर्ट इन पाकिस्तान वो भी सालाना बताते हैं कि बच्चों और बच्चियों की सूरत हाल सारा साल में क्या रही। तो ये दोनों अभी अभी निकली हैं पिछले महीने। तो दोनों में आपको सुनकर खुशी होगी और फख्र है हमें कि एसेट सर्वाइवर्स फाउंडेशन का जिक्र है। तो मुझे देखकर ये बहुत खुशी हो रही है कि हमारी यहाँ बहनें जो सर्वाइवर बहनें हैं उन सब ने जिक्र किया है एसेट सर्वाइवर्स फाउंडेशन का, तो वो आपको बताएंगी। लेकिन जो मैं जिस हिम्मत की बात करना चाहती हूँ वो ये है कि हमें किसी ना किसी तरह रियासत को, जिस तरह के एडवोकेट साहब हमें बता रहे हैं, पाबंद करना होगा अपनी रियासत को। और किस तरह? जी, रियासत को इस तरह करते हैं कि या तो हुकूमत के जरिए या पार्लियामान के जरिए या कानून के जरिए और अदलिया के जरिए। और कब हो गए? जी, मैं तरीकेकार बताना चाह रही हूँ कि रियासत को वली बनना होगा। अगर कोई खातून जिसके ऊपर या बच्ची जिसके ऊपर तेजाब फेंका गया है वो इन पेचीदा राहदारियों में नहीं जाना चाहते, FIR कैसे करती है, ये फलां जगह कैसे, पुलिस स्टेशन में, थाने में कैसे जाया जाता है, अदालत में कैसे जाया जाता है, किसी के पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए, तो रियासत को वली बनना होगा। ये वही सूरत हाल है जिसको हमने बेगैरती के कत्ल, जिसको आम उर्फ आम में गैरत का कत्ल कहते हैं, हम उसको बेगैरती का कत्ल कहते हैं। उसमें भी हमने यही 2004 में जब कानून साजी बनने गई थी, आपका तो कानून 2010 और 11 में बना, लेकिन ये जो कानून था जिसपे हमने बहुत काम किया था वो 2004 में बना था। उस वक्त भी हमने इस्तदा की थी कि रियासत को वली बनना होगा। आपकी जो बात है कि 1860 का जो कानून चलता चला आ रहा है उसमें से निकलने के लिए एक वाहिद तरीका है कि बजाय इसके कि इतने सारे इदारे, ताहिरा साहबा आपको भी एक अरसे से ज़माने से हम देख रहे हैं बात करते हुए मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स और ख़ासतौर पर ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से भी, तो क्या आप समझती हैं कि हमारी आवाज़ें आप लोगों की नाकाफ़ी रहीं, या फिर आवाज़ों के साथ जो अमल चाहिए था वो नहीं रहा, या फिर आप आवाज़ उठाने वाले और काम करने वाले दो मुख्तलिफ ग्रोह और तबकात हैं जो दोनों के दरमियान
दरमियान कोई इतनी खलीज हाइल है कि वो आवाज उठाते रहते हैं और काम करने वाले अपनी मर्जी से काम करते रहते हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा मसला है। इतनी एनजीओ हैं पाकिस्तान में, मैं मुझे मालूम था कि आप एनजीओ बैशिंग शुरू कर देंगी। ये एक बहुत फैशनेबल बन गया, माफ कीजिएगा, बहुत एहतराम के साथ, कि जो भी समाजी मसला हो या कानूनी मसला हो या कोई भी साइकोलॉजिकल मसला हो या कुछ भी मसला हो, एनजीओ बैशिंग शुरू हो जाती है। ये जो गैर सरकारी तंजीमें होती हैं या कारकुनान बराए इंसानी हकूक, मुझ जैसे जो कि किसी तंजीम के साथ मुंसलिक नहीं होते, हाँ। हमारा काम होता है मसाइल की निशानदही करना, सही, आवाज उठाना, उनकी पैरवी करना, उनके लिए दबाव डालना। और किस पर दबाव डालना? सबसे पहले पार्लियामान के ऊपर, क्योंकि कानून साजी वहां से होती है। दूसरा हुकूमत के ऊपर, क्योंकि कानून पर अमल दरामद हुकूमत ने करना होता है। और तीसरा अदालतों के ऊपर, क्योंकि मदावा फिर अदालत, आपने कहा ना कि मदावा नहीं है, मदावा है और अदालत से है। एक छोटी सी बात मैं करना चाहती हूँ और वो ये है कि यहाँ पर बार बार कहा गया कि हमें बदला चाहिए, इंतकाम चाहिए और उसी के ऊपर भी वो तेजाब फेंका जाए। महात्मा गांधी ने एक दफा कहा था कि अगर हम आई फॉर एन आई, टूथ फॉर ए टूथ करेंगे तो सारी दुनिया नाबीना हो जाएगी। एन आई फॉर एन आई का मतलब होता है कि तुमने मुझे नाबीना कर दिया, मैं तुम्हें नाबीना करता हूं, तो सारी दुनिया नाबीना हो जाएगी। हमें इस्लाह करनी है और बहाली। जी, फिर ये लंबी बात हो जाएगी, आपने औरों से बात करनी है, अगले दौर में करेंगे। बहाली चाहिए और इस्लाह चाहिए, हमें रिफॉर्म चाहिए और रिहैबिलिटेशन चाहिए। बात तो फिर वही आ गई कि जब तक इबरतनाक हम सजाओं पे नहीं जाएंगे, जो कि विक्टिम्स भी इबरतनाक सजा का ये मतलब नहीं है कि उस पे तेजाब फेंक दिया जाए, उसको भी नाबीना कर दिया नहीं है, डेफिनेटली एग्जांपल्स है ना। ये भी रियलिटी को देखने पड़ेगा। 2011 से अभी 71% ऑफ द केसेस FIRs का जनरेट करती है, ठीक है। पहले वो मुझे 2011 पहले नहीं था, इंदराज नहीं होता था, केस रजिस्टर्ड नहीं होता था, ठीक है। चलिए, तो ये पॉजिटिव साइड है। दूसरी बात है कि अभी सजा बहुत ज्यादा सख्ती हुआ, ठीक है, वो हमेशा जज सख्ती देते हैं, तो ये भी आगे कदम है, ठीक है। लेकिन उसका अलावा फिर भी आज 2014 में, ओके, इस साल का 2014 में 186 विक्टिम्स का हुआ। तो मतलब एक तरफ हम लोग इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, ठीक है, विद लॉ एनफोर्समेंट, लेकिन दूसरी तरफ आज तक अभी तक वो वाला तशद्दुद चल रहा है, जिसकी वजह अगेन जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो यही है कि सजा नहीं मिलती। आप क्या कहना चाह रही हैं? इससे पहले ब्रेक ले लूं मैं, ब्रेक के बाद फिर मैं आपका कमेंट लेती हूँ। ब्रेक के बाद अब आपसे मुलाकात होगी। जी, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम एसिड के जो विक्टिम्स हैं, एसिड बर्न के सर्वाइवर्स, उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें बड़े हौसले की हमें बातें अभी तक की हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स हमारे जहाँ पे बैठे हुए लोग जो करना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जैसा जो जुल्म करता है उसको उसके साथ वैसा ही किया जाए, तो शायद लोगों के अंदर ये बात आ जाएगी कि वो आगे सोचेगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो विक्टिम है उसके इंसाफ के लिए, वो अपने इंसाफ के लिए ऐसा कानून हो उसके पास, हमारी गवर्नमेंट या हमारे पार्लियामान ऐसे कवानीन बनाए कि जिसके साथ जुल्म हो, जिसके साथ ज्यादती हो, वो बहुत आसानी से इंसाफ हासिल कर सके। बिल्कुल सही। अच्छा, हमने पिछले दिनों देखा कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जहाँ दैयत और कसास के उसको भी यूज़ कर लिया गया और वो उसमें कि आप पैसे दे दें और छूट हासिल कर लें। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे कहा, आप तीनों सर्वाइवर्स ने एक ही जुमला बोला है और ये जुमला मैंने आपको नहीं कहा या किसी ने नहीं कहा कि जो हमारे साथ हुआ हम चाहते हैं कि उसी तरह से उनके साथ हो। तो ये मतलब आप चाहेंगे कि आपको इसकी कॉम्पनसेशन दे दी जाए कुछ बहुत सारी, या मुझे आपने कहा 12 साल सज़ा भी काफ़ी नहीं है उसके लिए, 12 लाख रुपया जुर्माना भी ना काफ़ी था उस जुर्म के लिए जो कि आप दिया गया। तो कानून के पास तो सज़ाएं इसी किस्म की होंगी ना। जब हम कह देते हैं कि हम किसी शख्स को मार भी नहीं सकते, हम किसी शख्स को जला भी नहीं सकते, उसके साथ ये भी नहीं कह सकते अगर उसने आपकी आंख फोड़ी है तो उसकी आंख फोड़ दी जाए, तो फिर तो सज़ा यही होगी, 12 साल सज़ा दे देंगे, 14 साल दे देंगे, 18 साल दे देंगे। तो आप समझती हैं ये सज़ा काफ़ी होगी?
नहीं, बिल्कुल भी हम इस चीज़ को कभी भी नहीं जो है ना समझेंगे कि ऐसे लोगों के लिए ये सजा ना काफ़ी है। आपका क्या ख्याल है? ये सजा ना काफ़ी है। रज़िया, आपका क्या ख्याल? आप साथ बैठी हुई हैं? ये ठीक है जो है ना आप कह रही हो, जो सजा ये बिल्कुल कम है, बिल्कुल भी। जो ना कितनी बार इंसान ये 20 रुपए का इंसान तेजाब लेके ठीक है ना इंसान की जिंदगी खत्म कर लेता है। इंसान कितनी बार दिन को मरता है, कितनी बार तो जीता है, ठीक है ना। ना अपनों में ना शादी बियादरी गमी कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है ना। मैं कहती इतना कानून सख्त होना चाहिए, आने वाली नस्ल भी याद करे, ठीक है ना। तो उसको सजा मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि सजा सख्त तरीन होनी चाहिए? आपका क्या इस पर है? वाकई मेरे समझ में सजा सख्त तरीन से इस सूरत में हो सकती है कि जिस पर जुल्म किया गया है, कानून उसको पैसे अपने पास नहीं बल्कि उस पर जुल्म किया है उसकी जिम्मेदारी लगा दी जाए कि जब तक वो जिंदा है सारी जिम्मेदारी उस शख्स के ऊपर है। उसके बच्चे हैं, उसकी औरत है, उसका घर है, उसकी तालीम है, सारा जो है खर्चा उस शख्स के पास, ताकि दूसरा शख्स वो जिंदगी में सोचे कि अगर मैंने भी ये किया तो मेरे ऊपर भी ये जिम्मेदारी बेफिजूल में आयद हो जाएगी। तो मेरे नजर में तो सजा यही होनी चाहिए कि सारी जिम्मेदारी उस शख्स पर रख दी जाए जिसने ये जुल्म किया है। ठीक है, ठीक है, आपके नजदीक ये है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है जैसे हम लोग हमारे ऊपर वो डालते हैं तो हम भी यही काम करें तो वो इंसानियत तो नहीं रहेगी हमारे में भी। ये तो उनको भी देखकर हमें भी देखकर उनको शर्मिंदगी होगी, ये इंसानियत की बात तो नहीं होगी ना। जैसे हम लोग जाहिर है हम शादी ब्याह में नहीं जाते, अपनों में नहीं जाते, घर में रहते हैं, वो तकलीफ हमें भी होती है, हमारे घर वालों को, फैमिली को, सबको होती है। लेकिन इतनी सजा से होनी चाहिए जो आने वाले हम जैसी और बहनों की जिंदगी ना खराब हो। हमारी तो जो कुछ वो क्या सजा होगी उसको तजवीज करने उम्र कैद होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए, उन्हें भी एहसास हो, जुर्माना भी होना चाहिए, सजाए मौत भी होनी चाहिए। सजाए आप कह रही हैं सजाए मौत भी होनी चाहिए, साथ में उम्र कैद भी होनी चाहिए, साथ में जुर्माना भी होना चाहिए। तो उन्हें एहसास होना चाहिए ना। तो 10 का 20 की तो नहीं। मैं थोड़ा सा इसका कंटेक्स्ट में अगर आप इजाजत दें तो मैं बयान कर दूं। पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पे ये एसिड के या इस तरह के फेंके जाने के क्राइम हो रहे हैं। दुनिया में और बहुत से ममालिक में हो रहा है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम जैसे जो डेवलप कंट्रीज वहाँ भी हो रहा है। हमारे अपने रीजन में बांग्लादेश, इंडिया, इन ममालिक में भी लेजिस्लेशन भी मौजूद है। सिर्फ थोड़ा सा अगर हम देख लें कि बहुत से ममालिक ने इन जराइम पे खासी हद तक काबू भी पा लिया है। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में पिछले चंद सालों में जो एसिड थ्रोइंग के केसेस हैं उनमें 20 से 30% कमी आई। किस वजह से? 2-3 काम हुए। एक तो ये कि जो सजाएं थी वो उन्होंने बड़ी स्ट्रिंजेंट कर दी। सजाए मौत के ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो एक्यूज्ड है, ये जो मुजरिम है, उसकी उन्होंने सजाए मौत उसके लिए रख दी। जुर्माना जो है वो खासा एग्जॉर्बिटेंट उसमें रख दिया। फिर जो सप्लाई है एसिड की मार्केट में, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की, यानी उन्होंने इबरतनाक सजा रख दी ना। तो इबरतनाक सजा रख दी तो जुर्म का खात्मा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज जो जिसको शायद हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे, वो इंडिया और बांग्लादेश में है, वो है कंपनसेशन। इंडिया के कानून में फाइन है, लेकिन वो फाइन हुकूमत को नहीं जाता, वो विक्टिम या सर्वाइवर जो भी है उसको जा रहा होता है। इन एडिशन टू दैट फाइन, वो जो सरकार है या रियासत की सरकार है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो सर्वाइवर होता है उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट और उसकी जो जिंदगी है उसके हवाले से भी उसको बाकायदा कंपनसेट करते हैं। हमारे यहाँ जो जरूरत है हमें, एक तो ये कि सजाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए अदलिया तक केसेस का पहुंचना जरूरी है। बिल्कुल सही। फिर जो दूसरा साथ में जो कंपनसेशन का या जो उसकी रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है उसको बाकायदा लीगलाइज करने की जरूरत है। और फिर जो सप्लाई ऑफ दीज सब्सटेंसेस है उनको रेगुलेट करने की जरूरत है। लेकिन ये सारे लोग मिलके कुछ इसमें लाख रुपया टैक्स जमा करा देते हैं मर के, जबकि हमारी करोड़ों के और अरबों के असासे होते हैं। कहते हैं जनाब इतना ही टैक्स वाजिब है। आप किस बेस पे उसको अकाउंटेबल कर सकेंगे? ये फिर एक लंबी कॉम्प्रिहेंसिव एसिड एंड बर्न क्राइम बिल 2015 में ये हम सारे प्रपोज किए। ओके, ठीक है। तो एक मॉनिटरिंग भी बोर्ड भी बना सकते हैं ये दिखाने के लिए कि हुकूमत कितने अच्छे काम किए या बुरा काम किए। ठीक है, मतलब निगरानी करने के लिए। ठीक है, कि आज तक हम लोग कितने अच्छे काम या गलत काम किए। तो ये सारे सॉल्यूशंस आपने अभी हाईलाइट किए कॉम्प्रिहेंसिव एसिड एंड बर्न क्राइम बिल के अंदर है। वो अभी मिस्टर शहबाज शरीफ के पास है पंजाब में, अभी प्रोविंशियल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन खैबर पख्तूनख्वा में है, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के पास है। ये पास करने आपकी सारी वर्रीज एड्रेस हो जाएगी। एक चीज जो कि हम अभी तक निगलेक्ट कर रहे हैं और वो बहुत अहम है
कि क्यों ये, क्या मुजरिमाना जहनियत क्या किसी खास तबके में है? क्या सिर्फ गैर पढ़े लिखे लोग जो हैं वही ये जुर्म करते हैं? क्या ये सिर्फ कोई बहुत ही अजीब किस्म के लोग होंगे जो कि ये हरकत करते हैं? फरा, अगर इसको हम देखें जनरली तो एक माशरे में एक हमें पावर इम्बैलेंस नज़र आता है, जहाँ पर खातून, ये मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही हूँ, अदरवाइज तो पूरी दुनिया में ये क्राइम है, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये अगेंस्ट वेमेन है। और वहाँ पर आप देखते हैं कि औरत को इख्तियारात नहीं है, फैसला साजी में इख्तियार नहीं है, वो कुछ कह नहीं सकती, आर्ग्यू नहीं कर सकती, सवाल नहीं कर सकती, अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकती। जहाँ तक मुजरिमाना ज़हनियत की बात आती है तो ये एक प्लान्ड एक्ट है, जहाँ पर आपने केरोसिन ऑयल है, ये जो भी आपने जाके परचेज किया, उसको कहीं हाइड किया। जितना भी हम लोगों ने काम किया, इसमें जो रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैं उसमें हम जो देख रहे हैं एक ट्रेंड, उसमें ये है कि एक पूरी प्लान्ड एक्टिविटी है। तो उसके पीछे मेन जो रीजन नजर आता है वो रिवेंजफुलनेस है। सही, आप बदला लेने की खातिर करें, यानी कि कुछ ऐसे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे घर में, या जिन अफराद के ऊपर भी ये किया गया वहाँ रेजोल्यूशन नहीं हुई। सो इसमें यह भी नजर आता है कि जिनके ऊपर अटैक किया जाता है, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो खवातीन इग्नोर करती चली आ रही हैं। क्या इंडिकेटर्स हैं जो इग्नोर नहीं किए जाने चाहिए? वो सब खवातीन जो कि सुन रही हैं, अगर कोई उन्हें ये बातें मिले तो उस शख्स से वो मोहतात रहें। देखिए, जो ख़ानदानी नफाक की कैफियत होती है उसको रेजोल्यूशन उसकी होनी चाहिए। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम रहते तो बहुत अच्छे सपोर्ट ग्रुप में हैं, लेकिन उसको उस कॉन्टेक्स्ट में हम अवेल नहीं कर रहे होते, जहाँ पर हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम है और हमारी शादियों का जो निज़ाम है, हमारे बुजुर्ग शामिल होते हैं, तो जहाँ पर हमारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उसमें उनको शामिल करना चाहिए। और वालिदैन को भी, आप मुझे बता रही थी कि वो निशानियां जो कि किसी एग्रेसर में मौजूद हैं, जो कि फिर आपके ऊपर मतलब इस तरह के हादसे आसाने का जिम्मेदार बन सकता है, बाइस बन सकता है, वो क्या अलामात हैं जो देख लेनी चाहिए कि ये बंदे में नफ्सियाती तौर पे ये एलिमेंट्स मौजूद हैं? कॉमनली जो देखा गया है वो जबान से लेके हाथ तक मारपीट, धमकियों से लेकर गालम गलोच, उसके बाद मारपीट, चीज़ों को उठा के फेंकना, बच्चों के साथ मारपीट, तो ये छोटी चीज़ें नहीं हो रही। खासतौर पे एक औरत ये देखे कि ग्रेजुअली वो बढ़ती चली जा रही हैं, या छोटी बात के ऊपर एग्रेशन जो है वो बहुत जल्दी अब सामने आ रहा है, तो बेहतर है कि अपने डिफेंस के लिए आप बहुत केयरफुल हो जाएं, ठीक है, और इसको रिपोर्ट कीजिए। आपने जो निशानदेही के लिए छोटी छोटी अलामात का जिक्र किया, जो गैर शादीशुदा बच्चियां जो कि इनकार कर रही होती हैं रिश्ते से, उनके ऊपर स्टॉकिंग की जाती है। ये अंग्रेजी का लफ्ज है साइबर स्टॉकिंग, का मतलब होता है टेलीफोन कॉलिंग करना, SMS मैसेजेस भेजना, अगर आप लोग फेसबुक वगैरह पे हैं, सोशल मीडिया के जरिए हरासा करना, स्टॉकिंग करना, यानी एक पीछे ही पड़ जाना और बहुत बुरी तरह पीछे पड़ जाना। तो ये जो हरासा करना होता है, ये वो आर्म सेक्सुअल हरासमेंट जिसके खिलाफ कानून 2010 में आता है, ये वो नहीं है, ये एक खास किस्म की स्टॉकिंग होती है, और इसके लिए कानून भी मौजूद है और आने वाला भी है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कानून आने वाला है। लेकिन FIA के अंदर एक यूनिट मौजूद है जहां पर आप SMS कर सकते हैं, साइबर क्राइम यूनिट में आप SMS कर सकते हैं कि इस नंबर से मुझे बहुत ज्यादा हरासा किया जा रहा है। तो ये छोटी छोटी निशानदेही आगे जाके खुदा ना खास्ता तेजाब में ना चली जाए। और जहां पर मोहतरमा यूसुफजई साहिबा ने जो बताया कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कानून साजी करने जा रहे हैं, उसके अंदर तेजाब का फ्राहम होना, इतनी आसानी से फ्राहम होना, इसको भी थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें कहीं नजर आ रहा है कोई हमें धमकी दे रहा है, हमें किसी से खतरा है, हमें तो क्या उसके बारे में रिपोर्ट की जा सकती है कि इस तरह के हादसे और इस तरह के वाकये को पहले से होने से पहले ही रोका जा सके? बिल्कुल, इसमें मैकेनिज्म मौजूद है, रिपोर्ट करना भी चाहिए। जैसे तारा आपा ने कहा कि वो साइबर स्टॉकिंग हो रही है, तो आप FIA को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो वो जो हरासा करने का जो अमर है वो किसी लॉ के तहत वो क्राइम बन रहा है, तो फिर उसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट नहीं। अगर वो जैसे वो कह रही है कि वो जा रही थी स्कूल, तो उनको रास्ते में रोक के तंग किया जाता था, ये सारी चीजें रिपोर्ट हो सकती हैं। अच्छा। इसके ऊपर बाकायदा तो ये रिपोर्ट करने के लिए उन्हें थाने में जाना होगा, FIR करवानी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली यही मैकेनिज्म है, और इसी के ऊपर FIA में जाने के लिए तो जाने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ SMS करना है आपने, सिर्फ SMS करना। लेकिन वो तो सिर्फ साइबर क्राइम के हद तक है, जहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, उसके अलावा नहीं। आम हालात में जो आपका मौजूदा निजाम है उसके मुताबिक फिर आपको थाने ही की तरफ जाना पड़ेगा, और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। इन मामलात में हमें ऐसे मैकेनिज्म्स इवॉल्व करने चाहिए जहां पे कम्युनिटी के अंदर
वो उनके पास ऐसे फोरम हो जहाँ पे वो अपनी बात अपनी तसल्ली के साथ, और कितनी अच्छी मोहल्ला कमेटियां हुआ करती थी, वो अब इफेक्टिव है। उसके बाद वो मोहल्ला के अंदर जो जैसे वो यूनियन काउंसिल साहब का हमारे साथ मौजूद है, वो बहुत से इन मामलों को देखा करती हैं। अरे क्या आप समझती हैं कि हमारे यहाँ ये मोहल्ला कमेटियां और आप जैसे लोग जो कि काउंसलर हैं और ये जो इन लोगों के साथ मसलों को डील कर रहे हो, तो वो अपना किरदार पूरा अदा करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं या करते हैं? करते हैं, हम लोग तो करते हैं। सही, हम तो अब काउंसलर नहीं, लेकिन अब भी हम कर रहे हैं। यानी अगर आपके पास कोई बच्ची आई ये कह के कि 4 लड़के जो हैं उसको तंग कर रहे हैं और हरासा कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, तो क्या उसकी मदद के लिए कोई लिया जाता है स्टेप? नहीं, इस किस्म के तो हमारे पास अभी नहीं आते। हमारे पास तो घरेलू झगड़ों के ज्यादा आते हैं। अभी इस किस्म के नहीं आए कि कोई हरासा कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो अगर यूनियन काउंसिल बन जाए फिर दोबारा से, तो वो आ सकते हैं। ये कि हमारे जैसे नाजिम या जो अदारे हैं यूनियन काउंसिल के हेड हैं, वो उनको फिर सपोर्ट कर सकते हैं। एक चीज जो मैं पुलिस का भी इस्तेमाल मैं अपने विक्टिम, अपने सर्वाइवर से एक बात पूछना चाहूंगी। मुआशरती रवैया, मुआशरे का रवैया जो है उसके बारे में आपकी क्या राय है? लोग कैसे लेते हैं, क्या बात करते हैं? लोग तो काफी सारी बातें करते हैं, तो वो बातें करते हैं, हम लोग इतनी नहीं वो करते हैं। आप उन बातों पे ध्यान नहीं देते? नहीं। लेकिन आपको लगता है कि मुआशरे का रवैया जो है वो दुरुस्त नहीं है? नहीं है। पहले तो ज्यादा ही महसूस करते थे, जैसे बातें करते थे, हाय इन्हें क्या हो गया, इनकी गलती थी, ये हो गया वो गया, तो काफी सारे बातों का सामना करना पड़ता था। जब से हम लोग इधर आए हैं ASF में, तो यहाँ कर वहाँ बहुत हमें हिम्मत मिली और जो है ना काफी हालात। रजिया, आप क्या कहेंगे? लोगों का रवैया जो है, लोग मुझे कहते हैं ना एक लाश है, ठीक है ना, मैं कहती हूँ ठीक है मैं लाश हूँ, तो ठीक है मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, हौसला दिया, मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगी। सही नहीं, इल्जाम तराशियों की मैं बात कर रही हूँ। आपने जरूर कुछ किया तो होगा, आखिर इंसान को अपने किए का फल मिल जाता है। ओहो अल्लाह किसी को दिन न, मैं इन कमेंट्स की बात कर रही हूँ जो हम कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर बड़े ही मतलब जालिमाना अंदाज में। जी कहते हैं लोग, तो कहते हैं। तो इन बातों से जो पहले जख्म होते हैं वो और भी ज्यादा तकलीफ देते हैं। तकलीफ देते हैं। तो ये बहुत हौसले वाली खवातीन है जो मतलब हर तरह की चीज़ों का सामना। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम कैसे अपना रोल अदा करें अपने घर में, कि हमारा बच्चा, हमारे घर के मर्द जो हैं या लोग जो हैं वो इस हद तक जालिम ना हो जाए, ना ज़हनी अजियत देने में, ना एसिड फेंकने में। वो प्लीज़ बताइएगा कि माँ ने अपने बच्चे को कैसे ट्रेन करना है। उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम ऐसे सर्वाइवर से मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले के बारे में जान सकें कि क्यों होता है और कैसे इसको रोका जा सकता है। मुख्तलिफ राय इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। साइका राजिक साहिबा जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, आपसे मैं जानना चाह रही थी कि कैसे इस जहनीत को पनपने से हम रोक सकते हैं अपने घरों के अंदर, कैसी तरबियत की जाए कि मेरे तो ख्याल में तरबियत का फुकदान है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद बाहर से ही इंटरवेंशंस की हमें ज़रूरत है इसकी रोकथाम के लिए। लेकिन अगर आप माशरे को जब तक सेंसिटाइज नहीं करेंगे, उनमें अवेयरनेस नहीं आएगी इस क्राइम के मुतालिक और इसके ख़ास तौर पे जो असरात हैं जो सिर्फ एक शख्स तक नहीं ये रिस्ट्रिक्टेड बल्कि पूरी की पूरी फैमिली और फिर बड़े स्केल पे देखा जाए तो आपकी पूरी कम्युनिटीज़ इससे अफेक्ट होती हैं। तो थोड़ा सा अगर उनकी ज़िंदगी की तरफ देखा जाए, वो चाहे बच्ची है, बच्चा है, किसी भी एज का है, उसकी ज़िंदगी में यकदम बहुत बड़ी तब्दीली आ गई जहाँ पर उसको मेडिकल असिस्टेंस भी चाहिए, लीगल असिस्टेंस भी चाहिए, फैमिली की सपोर्ट भी चाहिए। आपने जीते जी मार दिया एक इंसान को। सॉरी, आपने जीते जी मार दिया एक इंसान को। और वो अब ये देखिए कि कुछ देर के लिए तो वो खुद अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। फिर मेडिकल असिस्टेंस से कहीं थोड़ा बहुत उसके प्रोसेसेस जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो कुछ बेहतर होने शुरू होते हैं। यहाँ पर मैं ये देखती हूँ कि हमारा सपोर्ट ग्रुप जो है, हमारा खानदान जो है, नहीं बात ये कर रहे हैं कि घर में, जी मैं उस तरफ आ रही हूँ, जो मुजरिम है आखिर वो किसी घर में ही परवरिश पाता है ना, आखिर उसको ये सारी चीजों का ख्याल क्यों नहीं आता कि मैं जो करने जा रहा हूँ किसी इंसान के साथ वो कितना बेईमाना, कितना जालिमाना है। उसके हाथ क्यों नहीं रुक जाते ये करते हुए, वो कांप क्यों नहीं जाता? आखिर इतनी बेरहमी, सफाकी
क्यों आ जाती है, वो कैसे इसको हम बेहतर कर सकते हैं? पर हाँ, हम जब तक जो सर्वाइवर्स हैं उनकी तकलीफ का अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि वो किस कर्ब से गुजरते हैं, तब तक हम जो परपेट्रेटर है उसके ऊपर काम करने से कासिर रहेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उस शख्स की ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है। हाँ। और घर में मुजरिमाना जहनियत पाने वाले बच्चों को बिल्कुल आप बुनियादी लेवल के ऊपर ही आप उनको पकड़ने की कोशिश कीजिए। मार पीट और गालम गलोच की जो रिवायतें फैल रही हैं उनको वालिदैन में से, बल्कि मैं समझती हूँ यहाँ पर माँ का बहुत अहम रोल आता है कि जहाँ पर थोड़ी सी ही ऐसी कोई चीज़ उन्होंने देखी है तो उसको एड्रेस कीजिए, इंस्टेड ऑफ आप जाने दें। सो घर से तो यहाँ साथ ही साथ आपके असातिज़ा का बड़ा अहम रोल है। असातिज़ा इकराम का बच्चों की टीचिंग और उनकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अहम रोल आता है कि वो किस हद तक इस मामले से सेंसिटाइज्ड हैं। ठीक, माँ क्या ऐसी तरबियत करे कि जिससे कम से कम उसे ये अंदाज़ा हो कि उसका जो बच्चा है उसको लोग ये ना कहना शुरू कर देंगे कि यार तुम तो मर्द ही नहीं हो, क्योंकि अक्सर तो हमारे यहाँ पे मर्दानगी और अना और ये वो जो तैरापन का गैरत और बेगैरती, हम बेगैरती को गैरत समझ के बहुत सारा कुछ उस पर टेक प्राइड लेते हैं ना। अनफॉर्चुनेटली जो पावर इम्बैलेंस की जो रूट्स हैं वो हमारी अपने घर से ही स्टार्ट होती हैं, जहाँ हम बच्चे के ऊपर बच्चे को फौकियत देते हैं, जहाँ पर बच्चे को हम पावर सिंबल बनाते हैं और बेटी को सिर्फ रेसिपिएंट के तौर पे पनपने का मौका दे रहे होते हैं। तो ये घर से ही तरबियत हमारी स्टार्ट होती है, जहाँ पर आप दोनों को बराबरी के लेवल पर, हमारा मज़हब इस बारे में बहुत अच्छी तलकीन और बड़ी वाज़े तलकीन इसमें आई हुई है। तो वहीं से ही हम स्टार्ट इसका ले सकते हैं कि आप घर में अपनी औलाद को ही बिल्कुल बराबरी के लेवल के ऊपर आप इनकी तरबियत कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमारे जो आज सर्वाइवर्स हैं उनके लिए गिफ्ट्स मेरे पास रहेंगे, जो कि हम आपको आज देंगे। पाइनएप्पल के गिफ्ट्स आप लेकर जाएंगे और उसके साथ साथ जितने हमारे पार्टिसिपेंट आज यहाँ पे मौजूद हैं उन सब के लिए जो वाउचर्स हैं वो हमने रखे हैं ताकि आप लोग वो वाउचर्स हैं वो लेके जा सकें। आप चूँकि आप बता रही हैं कि आपका तजुर्बा रहता है, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं और बातचीत करते हैं, क्या आप समझती हैं कि कोई ख़ास हालात, मखसूस हालात होते हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस और फिर वही वायलेंस बढ़कर इतनी इंतहा की शक्ल इख्तियार कर लेता है कि एसिड फेंक दे रहता है, या फिर ये कोई इसमें तखसीस नहीं है कि तालीम कम थी या गुर्बत ज़्यादा थी या फिर कोई ख़ास इलाका था, गिरोह था, या हर तरह के लोग इसमें मुलविस होते हैं? बेसिकली तो हमारा ताल्लुक़ तो शहर से ही है, गांव देहात का तो मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सुनने में आता है जैसे कि असल में पहले वालदा की तरबियत होनी चाहिए, माँ की गोद ही सबसे पहला घर होता है। ठीक, बच्चे की तरबियत। अच्छा, आपने बताया आपके साथ एक विक्टिम है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है, इनको प्लीज दीजिएगा, मैं इनसे भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। बेटे, आप किस किस्म का वायलेंस जो है वो आपने सफ़र किया है? जी, मेरी शादी को 16 साल हो गए और माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। और अच्छा। मुझे 9 इयर्स हो गए मुझे जॉब करते हुए, एक वेलफेयर सेंटर है उसमें बतौर इंस्ट्रक्टर मैं काम कर रही हूँ। ठीक है। और अब तकरीबन 2 साल हो गए मैं अपनी अम्मी अबू जी की तरफ हूँ। और 2 मेरा साल क्या हो गए? 2 साल से मैं अपनी अम्मी अबू जी के घर हूँ। ठीक। और मेरा केस, मैंने खर्चे का केस इस तरह से दायर किया हुआ है, लेकिन 2 साल से धक्के खा रहे हैं, कोई उसका अभी कोई यानी कि नतीजा भी नहीं है, कोई इस तरह से करके वो आते नहीं है और बस। और आपको क्या तशद्दुद करते थे, मारपीट? हाँ जी, बहुत मारपीट, कोई अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं था। 9 सालों से मैं अपने बच्चों को मैंने खुद पाला है, सही, खुद परवरिश की है। अब आप बताएं कि आपने इनके लिए कुछ की फिर कोशिश? इनके बेचारियों का ट्रेजेडी ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता तो शौहर घर से निकाल देता था, फिर जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ फिर ले गया मना के, फिर दूसरा हुआ फिर निकाल दिया। इसी तरह इनके 5 बच्चे हुए, 5 मरतबा वो घर से निकाल। हमने कल ये पूरा साइकिल बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम जो है ये डिस्कस किया, ये इसी तरह होता है। हनीमून पीरियड मना के ले गए, फिर वही जुल्म किया, फिर माफी मांग ली, फिर वही जुल्म किया। हमने इनसे फिर कहा कि आप बैठ जाओ, आप उनके घर में भी रह रही हो तो आप कमा भी रही हो, मतलब ये इन्होंने फिर पार्लर का काम सीखा, वहीं इनके घर के पास एक स्कूल है। नहीं, मैं बात कर रही हूँ उन्होंने जो नान नफके का केस किया हुआ है, तो आप जैसे बासर लोग क्या जाकर इंटरवीन करके कि यार शर्म करो, तुम्हारे बच्चे हैं, कोई पैसे वैसे? बहुत समझाया। अच्छा, इस कदर गलीज आदमी है। अच्छा, इस कदर ये नहीं कि क्या मुआशरा जानता है कि वो इस कदर गलीज आदमी है? क्या वो अपने इलाके में लिबादा उड़ा हुआ है? क्या लिबादा है उसका? कि मैं बहुत हरे रंग की पगड़ी बांध के और वो पहन के बस कि लिबादा उड़ा के बाहर निकलना, जब नमाज पढ़े हम ये करें, लेकिन अंदर खाने ऐसे ही हैं। जबकि उसकी अपनी वालदा खुद खड़े होकर इसको पिटवाती थी। वालदा खड़ी होती हैं? वालदा खड़ी होकर। मैं तो ये देख रही हूँ कि आज के दौर में औरत ही औरत पर जुल्म कर रही है। मैं कुछ कहना चाहूँ। बिल्कुल। अच्छा, हम ब्रेक के बाद हम इस पर कमेंट कर लेते हैं, ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात।
जनाब खुश आमदेद और सुबह खैर। आज के हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब के लिए 2-2 हज़ार रुपए के वाउचर जो कि पाइनएप्पल की तरफ से हैं, आप इनको लेकर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हैं और आपके लिए तो स्पेशली गिफ्ट भी लेके आइएगा वरिशा। थैंक यू सो मच, आप लोग शो में आई और शो में शामिल हुई। आप सब लोगों के यहाँ तशरीफ लाने का बेहद शुक्रिया। आप सबको ये आपने ऑनलाइन किसके लिए खरीदेंगी? ये 2 हैं, वो कर दीजिएगा, बांट दीजिएगा वरिशा। ये भी सब लोगों को दे दें। किसके लिए लेंगी आप इसमें से एक शर्ट ले सकती हैं 2,500 रुपए की। किसके लिए लेंगी? मैं आपसे पूछ रही हूँ रजिया। मेरी बेटी के लिए। बेटी के लिए लेंगी रजिया। और आप किन के लिए लेंगी? मैं अपनी जो है भाभी के लिए। भाभी, अच्छा वाह भाई, ये तो बड़ा खूबसूरत रिश्ता हमें मिल गया यहाँ पे। और आप? मैं अपने बेटे के लिए। अपने बेटे के लिए, वाह क्या बात है। और आप किन के लिए लेंगी? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तो अपने बच्चे 3 बच्चे हैं तो उनके लिए लूंगी। अच्छा जबरदस्त। आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, वो जो पुलिस वाली आप कर रही थी, वो क्या थी कि जब खातून का पर्स छीना जाता है तो उससे क्या पूछा जाता है कि दीदी आप पर्स में इतने पैसे लेके निकली क्यों? बाजार तो जाते हैं तो पैसे तो लेकर जाते ही है ना। चाहे वो 2,000 हो, 10 हो, 20 हो, जितना भी हो, और उसमें मोबाइल भी होता है। ठीक है। अब जब छिन जाता है तो वहाँ पर पुलिस वाले भी होते हैं, वो हेल्प कहते हैं, हेल्प मी, लेकिन नहीं सुनते। वो खुद जाकर उससे कहती है कि देखिए सर, ये लड़का जो अभी गिर रहा है ना बाइक से, वो मेरा पर्स छीन के ले गया। तो वो कहते हैं कि कितने पैसे थे उसमें? ये देखिए वो उसके पीछे नहीं जा रहे हैं। वो उससे सवाल शुरू करती है, जरा शुरू हो गया। वो कहती है जी मेरे पास 5 या 6,000 थे, तो क्या जरूरत है आपको इतने सारे पैसे लेने की? तो ये रवैया जिसकी उन्होंने पॉइंट निशानदेही की, इस वक्त हमारे पास कोई रेगुलेशन है कि तेजाब में इतना खुलेआम मिले ही ना कि जावेद इकबाल 100 बच्चों को उसमें डाल के गिला दे और फिर भी हम उस कोई ऐसा कोई फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है। कुछ पीसफुल लेजिस्लेशन जरूर है, कुछ ऐसे पॉइजनस जो सब्सटेंसेस उनके हवाले से, लेकिन तेजाब की सेल, परचेज, फराहमी, स्टोरेज और इस हवाले से एक कंप्रीहेंसिव लेजिस्लेशन, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। पूरे प्रोग्राम में जो मैंने सारी गुफ्तगू सुनी उसके मुताबिक कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारी जो सजा होनी चाहिए, लेकिन सजा जो है वो इतनी हो कि जिसके साथ उस शख्स को अकाउंटेबल किया जाए। कुछ लोग जो कहते हैं सजा सख्त से सख्त तरीन होनी चाहिए, और उसके साथ साथ सबका इस बात पे इत्तफाक है कि तरबियत होनी चाहिए घर के अंदर मर्द की, ताकि वो इस तरह के पुरतशद्दुद रवैये अपनाए ही ना, और बच्ची को तालीम देनी चाहिए ताकि वो इतनी एम्पावर्ड हो कि वो इस तरह के हालात का मुकाबला कर सके, और सिस्टम हमारे बेहतर होनी चाहिए जिसमें मैं और आप अपना किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। साथ रहने का आपका शुक्रिया। इसी दुआ के साथ आपकी हर सुबह खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। चाहूंगी इजाजत, अल्लाह हाफिज। और आपकी नज़्म, मैं ये नज़्म अपने सर्वाइवर्स को डेडिकेट करना चाहूँगी। ऐ मेरी ज़िंदगी मुझे ये बता, आखिर क्यों हुआ ये सानेहा, थी मासूम मैं और बाहया, था ना किसी से मेरा वास्ता, चेहरा मेरा झुलसा दिया, बना दिया मुझे दर्द का निशान, गूंजती हैं फिजाओं में सिसकियाँ, क्यों आग में जलती हैं बेटियाँ, खुशो खरम है वो आज भी, क्यों ना मिल सकी उसको सज़ा, ना कम कर सकी मेरे दर्द को दवा, ना बना कोई मेरा मसीहा, ऐ हम वतन ऐ हुक्मरां, कोई तो ऐसा कानून बना, मिले जिससे उसको इतनी सज़ा कि रुक जाए ये जुल्म की इंतहा। ऐ मेरे